नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर श्रीवास्तव आया हूँ आज फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के। दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूँ, पिछले वीडियो में हम लोगों ने करंट डिवीज़न रूल और वोल्टेज डिवीज़न रूल के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही इस बात का जिक्र किया था कि अब हम पढ़ना क्या है, KCL और KVL, यानी कि किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दोस्तों, डिप्लोमा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं पॉलीटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, उनके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। और सिर्फ डिप्लोमा ही नहीं बल्कि हम इंटरमीडिएट के भी स्टूडेंट्स को बता दें, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके कोर्स में भी ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं आज के इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करने, जिसका नाम है KCL एंड KVL, यानी कि किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ ने करंट वोल्टेज पर आधारित अपने दो नियम दिए थे। पहला जो नियम होता है दैट वन इज KCL, और दूसरा जो नियम है दैट इज KVL, यानी इसको कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ, और ये होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इन दोनों के बारे में हम एक सीक्वेंस में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हैं दोस्तों, हम जानेंगे KCL के बारे में, यानी किरचॉफ करंट लॉ। तो दोस्तों, किरचॉफ ने करंट से संबंधित अपना एक नियम दिया, जिसमें उन्होंने क्या बताया था, आइए जानते हैं। दोस्तों, किरचॉफ ने अपने करंट लॉ के बारे में ये बताया था कि जब किसी नोड या जंक्शन पर जितनी भी धाराएं आती अथवा जाती हैं, तो उनका जो बीजगणितीय योग्य होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। दैट्स मीन कि यदि कोई पॉइंट है और वहाँ पे बहुत सारी करंट्स कुछ आ रही हैं कुछ जा रही हैं, तो उनका जो अलजेब्रिक सम होता है दैट इज 0। मतलब कि यदि हम कोई एक ये जंक्शन मान लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारी करंट्स आ रही हैं और बहुत सारी जा भी रही हैं, ऐसे हमने मान लिया कि ये 5 करंट्स इस जंक्शन पे हैं, ठीक है। तो मान लिया कि ये हमारी करंट I1, ये हमारी करंट I2, ये हमारी करंट I3, ये हमारी करंट I4 और ये हमारी एक करंट I5 है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि ये हमारा एक जंक्शन है और इस जंक्शन पे हमारी एक करंट I1 जो कि जंक्शन की तरफ आ रही है, I2 जो कि जंक्शन की तरफ आ रही है, I3 जो कि जंक्शन से दूर जा रही है, I4 जो कि जंक्शन की तरफ जा रही है और I5 जो कि जंक्शन से दूर जा रही है। दैट्स मीन कि I1 टुवर्ड्स द जंक्शन, I2 टुवर्ड्स द जंक्शन, I3 अवे फ्रॉम द जंक्शन, I4 टुवर्ड्स द जंक्शन एंड I5 इज अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो उन्होंने ये बताया था कि इस जंक्शन पे आने वाली और जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसका क्या मतलब होता है कि यदि हम आने वाली करंट को पॉजिटिव मान लें, ठीक है, यदि हम आने वाली करंट्स को क्या मान लें, पॉजिटिव मान लें, मतलब आने वाली करंट्स कौन कौन सी हैं, I1, I2 एंड I4, I1 प्लस I2 प्लस I4, तो इनको हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। और यदि हम जाने वाले को नेगेटिव ले लें, तो नेगेटिव यानी कि I3 एंड I5, यानी कि -I3 -I5 इज इक्वल टू 0। तो किरचॉफ ने यही बताया था कि किसी जंक्शन पे आने वाली और जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो आने वाली करंट्स हमारी I1, I2 एंड I4, तो हमने इसको मान लिया कि अगर पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं तो प्लस I1 प्लस I2 प्लस I4, और जाने वाली यानी कि इसकी अपोजिट, आने का अपोजिट जाना, तो उसको हम नेगेटिव साइन, अलजेब्रिक सम का मतलब साइन
अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनका क्या करते हैं, हम साइन भी चेंज कर देते हैं। तो यदि पॉजिटिव इनको ले लिया आने वाली को, तो जाने वाली को हमने निगेटिव ले लिया। तो -i3 -i5 इक्वल 0। यदि हम इसको दूसरे शब्दों में देखें तो i1 + i2 + i4, यदि हम इस -i3 और -i5 को उधर भेज दें दूसरे साइड, तो ये क्या हो जाएगा, i3 + i5। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी जंक्शन पे आने वाली धाराओं का मान कुल जाने वाली धाराओं के मान के बराबर होता है। यानी कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। जैसा कि हम देखते हैं जंक्शन पे I1, I2 एंड I4 इनकमिंग है, तो इनकमिंग इक्वल्स आउटगोइंग, मतलब ये हो गई आने वाली धाराएं और ये हो गई बराबर जाने वाली धाराएं, आने वाली और जाने वाली। तो किरचॉफ ने क्या बताया फर्स्ट नियम में कि किसी भी जंक्शन पे आने वाली और जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अगर हम इसको -i3 -i5 को उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो i1 + i2 + i4 इक्वल्स i3 + i5, यानी कि आने वाली समस्त धाराओं का योग जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी कि दोस्तों इस जंक्शन पे जितनी धारा आएगी, कोई भी धारा यहाँ रुकेगी नहीं या फिर किसी भी प्रकार से धारा का लॉस नहीं होगा और वो करंट कहीं ना कहीं चली जाएगी। मतलब जितनी आई उसका जाना निश्चित है। ठीक है, जैसा कि मैं एक सिंपली भी देख सकता हूँ कि मान लीजिए कि हमारी कोई करंट यहाँ आती है और मान लीजिए कि यहाँ ऐसे इसको जाना है, तो क्या यदि यहाँ से 4 एम्पियर की करंट आती है तो यहाँ भी तो 4 ही एम्पियर जाएगी ना। यदि यहाँ पे कोई अन्य सोर्स न जुड़े हुए हों तो ये 4 एम्पियर आएगी, तो 4 एम्पियर चली जाएगी। क्या 4 के बदले 5 जाएगी? नहीं। तो अगर आने वाली और जाने वाली को ऐड करें तो आने वाली +4, जाने वाली -4, तो क्या इसका मान 0 नहीं हो जाएगा? या फिर दूसरे टर्म में कहें तो ये आने वाली 4 और बराबर जाने वाली ये भी 4, तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो किरचॉफ ने अपने करंट लॉ में यही बताया था कि किसी जंक्शन पे आने वाली और जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अर्थात दूसरों शब्दों में किसी जंक्शन पे आने वाली समस्त धाराओं का योग जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार से किसी करंट का एक पर्टिकुलर किसी एक करंट का भी कहीं से भी लॉस नहीं हो रहा है। मतलब जितनी आई उतनी गई। तो ये नियम जो है केसीएल हमको क्या बताता है? अच्छा, हमारी करंट क्या होती है? फ्लो रेट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आवेश प्रवाह की दर, मतलब चार्ज के ही फ्लो को तो करंट कहते हैं ना। तो अब इसका मतलब कि जितना चार्ज आया उतना चार्ज गया। दैट्स मीन कि यह केसीएल जो है यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश संरक्षण के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में भी पूछ देता है कि केसीएल के बारे में बताइए। तो केसीएल के बारे में यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केसीएल जो हमारा है ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। केसीएल यानी किरचॉफ्स करंट लॉ आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता। ठीक है, केसीएल आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट है और ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ देता है कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन कौन करता है, केसीएल या केवीएल, या अन्य भी 2 ऑप्शंस दे देते हैं। तो उनमें से दोस्तों हमारा जो सही ऑप्शन क्या है? केसीएल। किरचॉफ्स करंट लॉ फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म था केसीएल के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो नियम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरा नियम जो था इनका वो था केवीएल यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। आइए उसके बारे में भी हम जानते हैं। किरचॉफ्स
वोल्टेज लॉ यानी कि केवीएल। किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो दोस्तों केवीएल क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। किरचॉफ ने अपने दूसरे नियम में वोल्टेज के बारे में हमें बताया था और उन्होंने यह बताया था कि किसी भी क्लोज सर्किट में, ठीक है, किसी भी क्लोज सर्किट में, जैसा कि मैं पहले बना लूँ उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक लूप है, ठीक है। तो केवीएल में क्या बताया था, किरचॉफ ने अपने वोल्टेज लॉ में क्या बताया था कि किसी बंद परिपथ में, ठीक है, किसी बंद परिपथ में बनने वाली समस्त विभवांतर या वोल्टेजों का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। किसी बंद सर्किट में, किसी बंद परिपथ में बनने वाले समस्त वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कैसे होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक बंद लूप है, ठीक है, क्लोज सर्किट है। यहाँ पे I1 करंट इधर फ्लो हो रही है, यहाँ पे R1 रेजिस्टेंस है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि R1 रेजिस्टेंस है, I1 करंट है, तो यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा, I1 R1। ड्रॉप कितना होगा, I1 R1। यहाँ अगर I2 करंट है इस ब्रांच पे, चूँकि बाहर से एक और ब्रांच जुड़ी हुई है, मैंने सिर्फ इतने लूप की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ यदि I2 करंट है तो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी I2 × R2। आगे जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि इस ब्रांच में हमारी एक सोर्स भी लगा हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है, E1। ये एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू क्या दी हुई है, E1। यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ फिर हम देखते हैं कि हमारी करंट हो जाती है I3, क्योंकि यहाँ बाहर से कनेक्टेड है तो ये I2 की वैल्यू चेंज हो जाती है, यहाँ पे क्या हो जाती है, I3। यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, R3, तो यहाँ पे जो ड्रॉप होता है वो होता है I3 × R3। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि एक हमारा वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू कितनी है, E2। और फिर ये सर्किट आगे बढ़ते हुए यहाँ पे I4 करंट हो जाता है और यहाँ पे वो जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, R4। सोचना ये नहीं है कि ये I1, I2, I3, I4 अलग अलग कैसे हैं, ये अंडरस्टूड होना चाहिए दोस्तों कि ये बाहर से भी अन्य ब्रांचेज हैं। ये सर्किट इतना ही नहीं है, बहुत बड़ा है, इसमें और भी सारे ये ब्रांचेज हैं। तो इन ब्रांचेज के जो ये जो करंट है इनके इफेक्ट से ये I की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ यदि ये I1 आ रही है, यहाँ I2 जा रही है, दैट्स मीन कि यहाँ भी कोई करंट निकल गई होगी तो I1 में से ये I2 बच के इधर जा रही है। यहाँ I2 आ रही है, यहाँ से बाहर से भी करंट आ रही है, तो I2 कोई वैल्यू होगी जिससे कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट करंट जो हो जाती है वो I3 हो जाती है। फिर यहाँ से भी वही दशा है, यहाँ I3 आती है, यहाँ से I4 जाती है, दैट्स मीन कि यहाँ से भी कुछ करंट आ रही होगी जिसकी वजह से ये I3 जो है I4 में बदल जा रही है, ठीक है। यहाँ पे आप KCL यदि अप्लाई करेंगे तो आप इस करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको KCL बताया है, ये एक जंक्शन होता है, जंक्शन पे I1 आ रही है, I2 जा रही है, दैट्स मीन कि इधर से कितनी करंट जा रही होगी तो वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। I1 आ रही थी, I2 इधर चली गई, तो यहाँ जो करंट जाएगी वो क्या हो जाएगी, I1 - I2 करंट जा रही होगी इधर। ये चीज़ें मैंने पहले डिस्कस कर रखा है और इसके में जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो आइए इसमें यदि हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है देखते हैं। दोस्तों हम करंट के चलने के डायरेक्शन के हिसाब से ऐसे अपना एक ये पाथ बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से जब हम चलते हैं तो करंट के चलने के डायरेक्शन में जो ड्रॉप होता है उसको पॉजिटिव लेते जाते हैं, ठीक है। ड्रॉप को हम पॉजिटिव लेते जाते हैं और जो हमारा वोल्टेज सोर्स होगा वो उसके साइन के हिसाब से, उसके टर्मिनल्स के हिसाब से उसकी वैल्यू लेते हैं। क्योंकि ये बड़ा है प्लस और ये माइनस, यहाँ आते हैं तो ये प्लस और ये माइनस, और करंट के चलने के डायरेक्शन के हिसाब से हम ड्रॉप्स को पॉजिटिव लेते जाते हैं। जैसे I1 करंट यदि आ रही है, R1 रेजिस्टेंस है, तो हमने पहले इसको पॉजिटिव साइन से लिया, करंट के डायरेक्शन में है ऐसे इस डायरेक्शन में, तो हमने यहाँ पे ले लिया प्लस I1 × R1, ये ड्रॉप हो गया। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आके करंट के ठीक डायरेक्शन में, तो ये हो जाता है हमारा प्लस I2 × R2। आगे बढ़ते हैं तो फिर हमको क्या मिलता है, वोल्टेज सोर्स, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई, प्लस E1। फिर आगे बढ़ते हैं तो I3 × R3, ये भी करंट के डायरेक्शन में है, I3 × R3। ये डायरेक्शन देखिए दोस्तों, ये करंट की डायरेक्शन जो है हमारी इधर है, तो I3 × R3। आगे जाते हैं तो प्लस E2 मिल जाता है हमें, प्लस E2 मिल गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो करंट की डायरेक्शन क्या है, ठीक है वैसे ही है जैसे मैंने चलाया है ऐसे चल रही है, तो यहाँ पे फिर ड्रॉप कितना होता है, प्लस का I4 × R4। तो अब हम देखते हैं उन्होंने क्या बताया था कि बनने वाले समस्त वोल्टेजों का जो योग होता है दैट इज क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे ये ड्रॉप, ये ड्रॉप, ये ड्रॉप और ये ड्रॉप, और वोल्टेज टोटल कितना आ रहा है हमें, E1 और E2, यानी कि E1 और E2 की जो वैल्यू है वो इन ड्रॉप्स के बराबर, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी। ठीक है, इनका जो टोटल बीजगणितीय योग होगा वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो जीरो होता है। तो अब यदि हम इसको प्रक्षांतर करते हैं तो यदि E1 प्लस E2 की वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू, अभी उधर जाएगा तो ये माइनस साइन के साथ हो जाएगा, माइनस I1 R1 माइनस I2 R2 माइनस I3 R3 और माइनस का I4 R4। यदि E1 प्लस E2 में माइनस कॉमन कर लेते हैं यहाँ से तो ये बच जाएगा I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 और प्लस का I4 R4, ये बच जाता है। तो दोस्तों यही था हमारा KVL। ये क्या बताता है कि किसी बंद पाथ में, किसी बंद सर्किट में, क्लोज सर्किट में बनने वाले समस्त विभवांतरों का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। यानी जो E1 और E2 की जो वैल्यू होगी वो ठीक इस ड्रॉप्स के बराबर होगी। यानी इस कुल क्लोज सर्किट का जो अगर हम टोटल वोल्टेज का एडिशन निकालते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू जीरो। यानी कि जो E1 और E2 की वैल्यू होगी ठीक इन ड्रॉप्स के बराबर होगी, लेकिन साइन में क्या होगी, निगेटिव होगी। क्योंकि ये सोर्स हैं, यदि ये वोल्टेज दे रहे हैं तो ये जो हैं ये हमारे क्या हैं, ये लोड हैं और ये हमारे सोर्स से मिले हुए वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं तो इनका सिंबल क्या है, निगेटिव। यानी कि ये अगर एनर्जी देते हैं, वोल्टेज देते हैं तो ये वोल्टेज का खर्च करते हैं, यानी वोल्टेज को क्या करते हैं, ये ड्रॉप कराते हैं। और इस वजह से जो हमारा जो E1 प्लस E2 है ये इनके ऐड के बराबर हो जाता है। लेकिन क्या होता है, नेचर इनका बिल्कुल अपोजिट होता है, ये देते हैं और ये खर्च करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा KVL। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो हम आगे चल के इसको न्यूमेरिकल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर ये साइन, जैसे हमारी करंट इधर जा रही है ये बात हमको पता है तब तो ठीक है। यदि करंट की डायरेक्शन इस ब्रांच में ठीक अपोजिट होती है तो इन केस हम इधर, चूँकि हमने तो अपना रास्ता ये मान लिया है, ये रास्ता हमने मान लिया, लेकिन अगर ये करंट इधर जाने की बजाय अगर ये करंट हमारी इधर आने लगती है तो इन केस हम क्या करते हैं फिर, चूँकि हमने तो रास्ता इधर मान लिया है इस वजह से हम पॉजिटिव लेते जा रहे हैं ड्रॉप्स को, लेकिन अब हमने यहाँ माना इधर है, जा करंट इधर रही है, तो इन केस जो I3 R3 ड्रॉप होगा यहाँ से हम इसको क्या ले लेंगे, फिर निगेटिव में ले लेंगे, ये निगेटिव ड्रॉप हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम आते हैं तो ये I3 R3 की जो वैल्यू होती है ये प्लस में हो जाती है। ठीक है, I3 R3 की वैल्यू क्या हो जाती है, ये प्लस में हो जाती है। और फिर ऐसे ही करके आगे भी हमारे चेंजेज होते हैं। ठीक है, और ये हमारी यहाँ पे फिर वैल्यू ये माइनस हो जाती है और ऐसे करके हमारा चेंज हो जाएगा। तो मतलब कहने का, हमने अपना एक रास्ता मान लिया है और ठीक अगर उसके जब अपोजिट आता है तो इन केस हम क्या करते हैं कि ठीक अपने, चूँकि हमने I3 को इधर एज्यूम किया है यहाँ से, लेकिन I3 एक्चुअल में जा इधर रही है, तो इन केस हम I3 को जब इन्हें इधर मान लिया तो हम I की वैल्यू क्या कर लेते हैं, निगेटिव रख लेते हैं। यदि कोई करंट इधर जाती है और इसकी वैल्यू 4 एम्पियर है और कोई हमसे पूछ देता है कि इसकी डायरेक्शन इधर कितनी होगी, तो हम क्या बताते हैं कि इसकी वैल्यू हो जाएगी -4 एम्पियर। ठीक, तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम आगे चल के न्यूमेरिकल में समझ पाएंगे। ठीक है, तो आइए, हाँ एक चीज़ और, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि KCL हमारे आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है, यानी आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। उसी तरह ये जो हमारा KVL है ये हमारा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। कभी कभी कंपटीशंस में ये भी पूछ देता है कि KVL KCL में से आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब पूछे तो वहाँ पर हम KVL बताते हैं, और जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पूछता है तो इन केस हम KCL बताते हैं। तो दोस्तों KCL में मैंने बता दिया। उसी तरीके से यहाँ देखिए जो हमारा टोटल ड्रॉप है, ये मतलब टोटल दी गई एनर्जी बराबर टोटल खर्च की गई एनर्जी। इसका मतलब कि जो हमारी टोटल एनर्जी है वो कहीं भी लॉस नहीं हो रही है। दैट्स मीन कि ये हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में वर्णन करता है, यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। यहाँ इस एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। आइए एक न्यूमेरिकल के द्वारा हम KCL और KVL दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ अगर कोई 4 एम्पियर की करंट आती है, यहाँ से 2 एम्पियर की करंट बाहर जाती है और यहाँ पे 6 एम्पियर की करंट आती है, तो इन केस यदि अब हमसे कोई पूछता है कि इस ब्रांच में कितने एम्पियर की करंट बाहर जा रही है, I की वैल्यू
क्या है, इसमें पूछा जाता है। तो दोस्तों हमने क्या बताया कि आने वाली और जाने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यदि आने वाली धाराओं को हम प्लस लेते हैं तो 6 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर, इस जंक्शन पे टोटल आ कितनी गई, 10 आ गई, 2 इधर चली गई यानी कि -2, और आई भी नीचे जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, तो आई को भी हम -i ले लेते हैं और दैट्स इक्वल टू कितना, 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से 6 4 10, 10 में से 2 गया 8 -i इक्वल्स 0, तो i की वैल्यू जो हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 8 एम्पियर आउटवर्ड पूछा ही है, तो हमारी जो i की वैल्यू हो जाती है दैट इज 8 एम्पियर बाहर की तरफ जा रही है। दोस्तों सीधे सीधे देख सकते हैं 6 और 4 10 एम्पियर की करंट इस जंक्शन पे आ रही है, 2 एम्पियर यदि बाहर जा रही है तो इस ब्रांच से कितनी बाहर जानी चाहिए, 8 एम्पियर, क्योंकि 8 और 2 10, मतलब आने वाली बराबर जाने वाली, तो आने वाली कितनी हो गई, 6 + 4 बराबर जाने वाली, तो जाने वाली 2 पता है और एक आई हमको नहीं पता है, तो आई की वैल्यू हमने मान लिया आई जा रही है बाहर, तो 6 4 10 - 2 8 बराबर आई, यानी बाहर जाने वाली करंट आई की वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल हम केवीएल के लिए देख लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल बिल्कुल अपने से मैं बना के दे रहा हूँ, ऐसे समझ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें यदि हमसे पूछ देता है कि इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो देखना दोस्तों करंट की वैल्यू उतनी ही आएगी जितने से कि हमें ये पता चल जाए कि इस सर्किट में जितना ड्रॉप हो रहा है उतना ही वोल्टेज सोर्स हमारा वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे, तो आइए पहले देखते हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है। मतलब एक तरीके से हम चलना शुरू कर देते हैं, हमने मान लिया कि यहाँ से हम चलना शुरू कर देते हैं ऐसे। ठीक, तो यहाँ से हमने मान लिया कि हमारी करंट आई फ्लो हो रही है। ठीक है, तो आई फ्लो हो रही है, तो आई यदि हमारी यहाँ से ऐसे गई तो 4 × I × 4 IR के बराबर ड्रॉप होगा, तो ये हमारा हो जाएगा I × 4 यानी कि 4I इसको लिख लीजिए इजी समझने के लिए, जो ड्रॉप होगा वो 4I, यहाँ से आगे आ गई तो +2I, यहाँ से जब आगे बढ़ती है तो प्लस साइन पहले आता है तो +24 वोल्ट, ये हो गया। आगे जब बढ़ते हैं तो फिर आता है +4I, फिर आगे जब बढ़ते हैं तो ये हो जाता है +2I, यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो फिर आ जाता है +4I, और यहाँ जब आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाता है +24, और यहाँ सर्किट कंप्लीट, और इसका मान कितना होता है, 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। यहाँ से हम देखते हैं कि 4 2 6 4 10 2 12 4 16 यानी कि 16I इक्वल्स किसके बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है ये, अगर 24 और 24 को जोड़ दें तो 48, इधर जाएगा तो -48 हो जाता है। तो इसका मतलब कि जो I की वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाती है, -3 एम्पियर। तो दोस्तों हमने तो मान लिया था कि I इधर जा रही है, लेकिन I की वैल्यू कितनी आ गई, -3 एम्पियर। तो माइनस साइन क्या बताता है कि हमने जो डायरेक्शन माना है वो क्या है, वो उल्टा माना है। मतलब यदि हम इधर मानते हैं तो इसकी वैल्यू +3 एम्पियर आती, लेकिन हमने जो I की वैल्यू मान ली इधर मान ली, लेकिन I की वैल्यू कितनी आ रही है, I की वैल्यू आ रही है -3 एम्पियर। तो -3 एम्पियर इधर जाने का मतलब हो गया कि मतलब कि 3 एम्पियर इधर आ रही है। यदि -3 इधर जाने का मतलब क्या हो गया कि 3 एम्पियर इधर जा रही है, तो इसका मतलब कि हमारा जो ये साइन था ये ऐसे न हो करके अब हमारा ये साइन ऐसे हो गया, हमारी करंट ऐसे न मूव करके ऐसे मूव कर रही है। तब इन केस यदि अब हम I की वैल्यू लेंगे तो I की वैल्यू जब इधर ले लेंगे तो ये I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 एम्पियर, यानी कि 3 एम्पियर की करंट ऐसे इसमें घूम रही है। तो अब हम KVL कैसे फॉलो होगा इसको देख लेते हैं। तो 3 एम्पियर की करंट ऐसे हमारी घूम रही है इस सर्किट में, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो 4 × 3 इसको देख लीजिए, 3 एम्पियर हमारी करंट आ गई, इसको हटा देते हैं। फिर उसके बाद हम KVL को कैसे कैसे फॉलो कर रहा है इस सर्किट में वो हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारी करंट चलना शुरू हुई कितनी, 3 एम्पियर की। तो 3 एम्पियर की करंट यहाँ 4 ओम के रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कराएगी, 3 4 12 यानी कि 3 × 4 वोल्टेज ड्रॉप। आगे बढ़ेंगे +2 × 3, करंट तो हमारी 3 एम्पियर ही है, करंट हमारी कितनी है, 3 एम्पियर। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे
3 एम्पीयर की करंट फिर 4 ओम के रेजिस्टेंस में ड्रॉप कराएगी। फिर आगे बढ़ते हैं तो -24, तो यहाँ से हम कितना ले लेते हैं -24। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये करंट हमारी कितनी ड्रॉप कराएगी यहाँ पे प्लस का 3 × 2, 2 ओम के रेजिस्टेंस। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हमारी कितनी ड्रॉप कराती है प्लस का 3 × 4। फिर हम यहाँ वापस आ जाते हैं, क्या पहला चिन्ह क्या है माइनस, तो इसको हम क्या लेते हैं -24 = 0। ठीक, अब क्या करते हैं कि -24 और -24 मिलके -48, इसको हम उधर ले जाते हैं या फिर यहीं छोड़ दें। तो इसका कर लेते हैं, तो 3 × 4 = 12 + 3 × 2 = 6 + 3 × 12 = 12 -24 + 6 + 12 -24 = 0। 12 × 6 = 18, 12 × 30 और 6 × 36 और 12 × 48, प्लस का 48 माइनस का -24 और -24 मिलके -48 = 0। तो 0 = 0। इसका मतलब होता है कि हमारा जो KVL हमने अप्लाई किया वो बिल्कुल सही है, यानी कि जितना वोल्टेज सप्लाई यहाँ से दिया गया उतना टोटल वोल्टेज इस सर्किट में क्या हो जाता है खर्च हो जाता है। दैट्स मीन कि ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि इट फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। और KVL भी हमारा यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि किसी बंद सर्किट में समस्त विभवांतरों का, समस्त विभवों का जो बीजगणितीय योग होता है दैट इज इक्वल टू 0। और हमने देखा कि यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम देखते हैं कि KVL हमारा फॉलो हो रहा है। एक दोस्तों फिर से यहाँ मैं नोट लिख दे रहा हूँ, जैसा कि उसमें लिखा था KVL ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है और ये अक्सर करके हमारे कंपटीशंस में पूछा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना, KVL ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है या पालन करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर कोई भी आपको समस्या आती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर अपना फीडबैक देना ना भूलें, क्योंकि हम उसी के आधार पे अपने आप में सुधार करते हैं और आगे भी आपको और अच्छा हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ जा कर के हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी शामिल हो सकते हैं। और उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।